नमस्ते दोस्तों। जैसा कि कहा जाता है कि हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी जो होती है वो आज तक रास्ते में किसी से ये नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट से यही अनुरोध है कि बस मेहनत करते जाइए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ ये सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का डेट है 24 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा विश्व का 8वां अजूबा क्या है, अंगकोर वाट मंदिर, जो कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। ठीक है, तो ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इसका जो निर्माण करवाया गया था 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और यह जो मंदिर है हिंदू देवता भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। शुरुआत में ये हिंदू मंदिर था, बाद में इसे बौद्ध में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, इसकी जो प्रमुख आर्किटेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाहरी दीवारों पे अनेक प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई है जिसे अद्वितीय बनाता है। और यहाँ पे सूर्योदय जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है। जब अंकोर वाट होता है उस समय एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। जहाँ पे राजसी मीनार है वहां पे सूर्य की बहुत सुंदर दृश्य देखी जाती है। इसके कारण जो सुबह का समय होता है ये मंदिर जो है वो गुलाबी, नारंगी और सोने के रंग के बराबर दिखता है, जो यह मनमोहक दृश्य के रूप में दिखता है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। उसके बाद इससे संबंधित एक लोकेशन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कंबोडिया, जहाँ पे ये अंकोर वाट मंदिर है। तो कंबोडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी जो है नाम पेना, याद रखिएगा, राजधानी का नाम जरूर याद रखिएगा। और इसके आसपास के कंट्रीज के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे जैसे थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंकोंग रिवर के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन अ चाइल्ड्स माइंड, मतलब कि जो अभी वर्तमान समय में इजराइल हमास का वार हो रहा है, या फिर रसिया यूक्रेन का हो गया, या फिर मिड ईस्ट में और भी अनेक प्रकार के तनाव देखे जा रहे हैं, तो उसके कारण जो माहौल अभी बना हुआ है, तो इन जो अनेक प्रकार के संघर्ष हो रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप जो हिंसा का बच्चों के दिमाग पर दुष्परिणाम पड़ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके समाधान के लिए, तो इसके लिए कौन कौन से प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जो शांति के क्षेत्र से संबंधित हैं, वो इस हिंसा को रोककर शांति के मार्ग पे चलने की बात कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, लेकिन किसके लिए ऐसा सोचा गया है कि 2028 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। परंतु ऐसा कहा जा सकता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छत्तीसगढ़ गए थे वहां पे अपने एक रैली में घोषणा किए कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी हैं उसे हर महीने 5 केजी अनाज मिलेगा। ठीक है, और जो अगले 5 साल तक जारी रहेगा, मतलब कि 2028 तक। तो ऐसा ही राइटर कहते हैं कि क्या जिस तरह से 2028 में हमें लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, उसी समय एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है भारत का वो अभी भी फ्री में खाद्य की आपूर्ति के लिए इच्छुक है। मतलब कि सिर्फ फ्री में खाद्य की आपूर्ति से ही भारत $5 ट्रिलियन का जीडीपी नहीं बन जाएगा। भारत का जो बेरोजगारी मुख्य समस्या है उसके समाधान के लिए एक मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि ऑक्सफैम के 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो 1% आबादी है उसके पास लगभग भारत का कुल 41% संपत्ति है। उसके बाद भारत की जो 50% आबादी है उसके पास मात्र 3% संपत्ति है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है पहले उसे पाटने की आवश्यकता है। ठीक है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। जो लोगों में इतना ज्यादा आय की असमानता है उसको समाधान करने की आवश्यकता है। उसके बाद ही जो $5 ट्रिलियन का जो सही रूप में लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा, जिससे कि रोजगार उत्पन्न होगा, जो लोगों की लाइवलीहुड है, लाइफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज करेगी, तभी सही मायने में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाएगा भारत। अभी इसका एग्जाम्पल भी दिया जाता है जापान। जापान बहुत पहले से तीसरे नंबर पर है अर्थव्यवस्था में, लेकिन वहां पे अनेक प्रकार की समस्याएं हुई। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है केवल 6 राज्यों में
जो मनरेगा है, मनरेगा की ऑडिट में 50% स्थानीय निकायों को पार कर सका। और केरल एकमात्र राज्य है भारत का जिसने जो मनरेगा से संबंधित सोशल ऑडिट है उसने हर एक ग्राम सभा में किया गया। तो केरल ही एकमात्र राज्य है जिसने 100% ऑडिट किया। बाकी मात्र 6 राज्य हैं जो 50% ऑडिट किया और बाकी उसके अलावा तो और भी कम स्थिति में। मतलब कि यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और कदाचार जो संलिप्त होती जा रही है खासकर ऑडिट के क्षेत्र में। ठीक है, जो ऑडिट की प्रक्रिया है मनरेगा में वहां पे ही बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया है। इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारा विश्व का जो 8वां अजूबा बनकर आया है अंगकोर वाट, एक विशाल मंदिर परिसर है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान है। यह स्थान दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है जो हर साल दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। और इसका निर्माण जो किया गया था 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था और यह जो है हिंदू देवता विष्णु को समर्पित किया गया। हालांकि समय के साथ यह एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तित मंदिर की दीवारों पर सजी जटिल नक्काशियों में स्पष्ट है कि जिसमें हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं का दृश्य देखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि यहाँ पे जितने भी दीवार हैं इस मंदिर के वहां पे हिंदुओं और बौद्ध के संबंधित बहुत से पौराणिक कथाएं भी देखी जाती है। तो वास्तुकला जो बहुत ही अद्वितीय है इस मंदिर का। तो अंकोर वाट को दुनिया का 8वां आश्चर्य इसकी वास्तुशिल्प प्रतिभा के कारण ही कहा जाता है। यह मंदिर लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है और इसकी बाहरी दीवार चारों ओर से एक विशाल खाई है। ठीक है, तो इसकी बाहरी दीवार के बाहर विशाल खाई भी बनी हुई है। ठीक है, और इस तरह से मंदिर बना हुआ है। तो केंद्रीय मंदिर परिसर में समरूपता और सटीकता का बहुत ही सुंदर समावेश देखा गया है जिसमें 5 कमल के आकार के टावर बनाए गए हैं जो माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में देवताओं का पौराणिक निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये मान्यता है। तो अंकोर वाट के सबसे प्रतिष्ठित अनुभवों में से एक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजसी मीनार है। यहाँ पे सूर्योदय के समय बहुत ही सुंदर दृश्य देखा जाता है। जब सूर्योदय धीरे धीरे होता है सुबह में तो मंदिर जो है वो गुलाबी, नारंगी और सोने के रंग से सरोबोर हो जाती है जिससे एक मनमोहक दृश्य देखा जाता है। अनेक स्थापत्य वैभव के अलावा अंकोर वाट का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ही अधिक है। मंदिर एक सक्रिय धार्मिक स्थल भी बना हुआ है जो बौद्ध भिक्षुओं और हिंदू भक्तों को आकर्षित करता है, जो अपनी श्रद्धा अर्पित करने और प्रार्थना और ध्यान में संलग्न होने के लिए आकर्षित करता है। इसके बारे में हम लोगों ने बारीकियों से पढ़ लिया। यह है मंदिर अंकोर वाट जो कि कहाँ है, कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में अंकोर वाट, वहां पे 500 एकड़ लिखा था, यहाँ पे 400 एकड़ लिखा था, उसी के आसपास होगा। ठीक है, से अधिक में फैला है, एक विशाल मंदिर है। वही चीज है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो ये दृश्य है, देख सकते हैं। तो कंबोडिया जो है इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। कंबोडिया जिसे पहले कंपूचिया भी कहा जाता था और यह जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है और इसकी जो राजधानी है नाम पेनह, याद रखिएगा नाम पेनह। और इस राजतंत्रीय देश का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी यही है नाम पेनह। तो कंबोडिया का आविर्भाव मतलब कि उत्थान, आविर्भाव तिरोभाव जानते हैं ना, दोनों को कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका सही में हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आविर्भाव एक समय बहुत ही शक्तिशाली रहे हिंदू एवं बौद्ध, ये याद रखिएगा, खमेर साम्राज्य, उसी समय बनाया गया था ये मंदिर भी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो ये खामेर साम्राज्य से हुआ जिसने 11वीं से 14वीं सदी के बीच में पूरे हिंद चीन क्षेत्र पर शासन किया। तो कंबोडिया की जो सीमाएं हैं इसको हम लोग मैप में भी देख लेंगे। तो पश्चिम में एवं पश्चिमोत्तर में थाईलैंड है, पूर्व एवं पूर्वोत्तर में लाओस है तथा वियतनाम है तथा दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। मेकोंग नदी यहाँ से बहने वाली प्रमुख जलधारा है। कंबोडिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, पर्यटन और निर्माण उद्योग पर आधारित है। 2007 में यहाँ केवल अंकोर वाट मंदिर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या जो थी वो 40 लाख थी, वो 2007 में 40 लाख थी। ठीक है, और सन 2007 में कंबोडिया के समुद्री तटीय क्षेत्रों में तेल एवं गैस के विशाल भंडार भी खोजे गए जिसके परिणाम स्वरूप इसका तेल और गैस का उत्पादन 2011 से शुरू कर दिया गया जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी तेजी से वृद्धि हुई। तो यहाँ पे मैप में हम लोग देख लेते हैं, ये कंबोडिया है,
तो नाम याद रखिएगा, इसे ही नाम पेन कहते हैं। देख सकते हैं स्पेलिंग PHNOMPENM। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा जब आएगा आपके लिए ऑप्शन तो, ठीक है। इसे ही नाम पेन कहते हैं। और इसके आसपास से कंट्रीज को देख लेते हैं, जैसे नॉर्थ में हो गया थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, उसके बाद ईस्टर्न क्षेत्र में वियतनाम हो गया, और उसके आगे देख सकते हैं यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ठीक है। और इसके साउथ वेस्ट रीजन में हो गया गल्फ ऑफ थाईलैंड। और यहाँ पे देख सकते हैं इस मंदिर का लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, अंकोर वाट का। तोनले सैप लैंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है। और ये देख सकते हैं ये मेकोंग रिवर आती है। तो ये भी याद रखिएगा कि मेकोंग रिवर जो होता है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से होते हुए चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, उसके बाद कंबोडिया से होकर बहती हुई साउथ चाइना सी में, ठीक है, वियतनाम से होते हुए। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये कंबोडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। एक और नदी है बैशक रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब आइए अगले आर्टिकल में देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन अ चाइल्ड्स माइंड। अभी लगातार वैश्विक स्तर पे अनेक देश संघर्ष में जुटे हुए हैं, जैसे कि इजराइल और हमास, उसके बाद यूक्रेन और रसिया, उसके बाद मिड ईस्ट में लगातार यहाँ पे संघर्ष चलता ही रहता है, ठीक है। तो इन कारणों से यहाँ पे ऐसा माहौल बन गया है इन देशों में जहाँ पे चिल्ड्रंस का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया, उनके मस्तिष्क पे अनेक प्रकार के दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी की बात यहाँ पे इस पे राइटर कहते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो हिंसा का बच्चों के दिमाग पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। इस फिगर में भी देख सकते हैं कितना ये बच्चे हतोत्साहित हैं। अभी ये जीवन के शुरुआती पड़ाव में है, फिर भी इस तरह के भय से ज्यादा ग्रसित है। तो संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा करना आवश्यक है। बाल हताहतों के लिए जवाबदेही। तो इसी पे नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं भारतीय जो हैं कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष में बच्चों और महिलाओं की मौत के लिए जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया। उसके बाद संघर्षों के शिकार बच्चों की सुरक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट करने की बात की। और उसके बाद लड़ाई के लिए बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी कई लोग मारे गए जिसके लिए जवाबदेही की आवश्यकता है। दोनों देश जो दोनों संघर्ष कर रहे हैं उसकी ही जवाबदेही की मांग की जा रही है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। आगे कहा जाता है कि बच्चों पर लंबे समय तक इस तरह के जो युद्ध के माहौल होते हैं उसका अनेक प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे इस संघर्ष का सबसे बुरा प्रभाव इजराइल और गाजा के बच्चों पर पड़ा। बच्चों पर मानसिक और शैक्षणिक बोझ बहुत अधिक है और इसका जो पीढ़ीगत प्रभाव पड़ता जा रहा है। संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों को आघात, परिवार से अलगाव और परिजनों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इन जो संघर्ष से ग्रसित देश है वहां के बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है। बच्चों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इससे क्या हो जा रहा है कि बच्चों की जो मनोदशा है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जा रही है। अक्सर मीडिया के माध्यम से हिंसा और क्रूरता को देखना बच्चों के लिए बेहद हानिकारक होता है। बच्चों को होने वाले नुकसान की चयनात्मक प्रस्तुति वास्तविकता की उनकी धारणाओं को और अधिक नुकसान पहुंचाता है, उनके सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। बच्चों के अस्तित्व और मृत्यु को नकारना उनकी स्मृति का, तो बहुत से बच्चे जो होते हैं अगर किसी की हत्या देख लेते हैं या और भी कोई भयावह इंसिडेंट देख लेते हैं उससे उनका जो मनोदशा जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बहुत लंबे समय तक उनके मनोदशा पे इस तरह का प्रभाव पड़ता रहता है। उसके बाद आगे कहा जाता है कि वैश्विक संघर्षों का व्यापक संदर्भ, तो दुनिया भर में बचपन पे प्रभाव पड़ रहा है इस प्रकार के जो वैश्विक संघर्ष हो रहे हैं उसका। गाजा, यूक्रेन, अफ्रीका में संघर्ष जो है विश्व स्तर पर बच्चों के मानसिकता को अनेक तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में तो बच्चों का बचपन ही नष्ट हो गया है जिससे कि बच्चों की वृद्धि, मानसिक वृद्धि और शारीरिक वृद्धि दोनों अवरुद्ध हो गई है। संघर्ष क्षेत्रों में बचपन के आदर्श से समझौता किया जाता है। बच्चों के जो कार्य क्षेत्र है, जो इनके इंटरेस्ट है, जो उनके लगाव के क्षेत्र है वे करने नहीं दिया जाता है जहां पे संघर्ष हो रहा है। तो इनके प्रति कुछ सहानुभूति प्रदर्शित करने की आवश्यकता है वैश्विक स्तर पे। तो इन्हीं पे कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं जो हमारे भारत के नोबेल विजेता हैं शांति के क्षेत्र में। तो इसी पे कहा जाता है कि सत्यार्थी ने सभी बच्चों के लिए करुणा के वैश्वीकरण का आह्वान किया है, मतलब कि सभी बच्चों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने की बात की, खास के जो संघर्ष ग्रसित देश है वहां पे दुनिया को। आपको बता दें कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो एक भारतीय बाल अधिकार
कार्यकर्ता हैं और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर भी हैं, ठीक है। और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल पीस पुरस्कार, मतलब कि नोबेल के शांति का पुरस्कार दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यह है कि दुनिया को स्वतंत्रता, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करते हुए हर बच्चों को अपना मानना चाहिए, और वैश्विक करुणा मतलब कि सहानुभूति बच्चों के खिलाफ हिंसा और संघर्ष को समाप्त करने की कुंजी है। मतलब कि अगर बच्चों का विकास देखना है तो हिंसा और संघर्ष जैसे माहौल को समाप्त करने की आवश्यकता है। तो इसी संबंधित एक क्वेश्चन दिया हूं मेंस के लिए, प्लीज इसे लिखें और जो भी समस्या हो मुझे कमेंट करें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा के नैतिक आयामों और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने में वैश्विक करुणा के महत्व पर चर्चा करें, ठीक है। इसी से रिलेटेड है जो हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। यहाँ पे कहा जाता है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, लेकिन किसके लिए? भारत जो लगातार प्रयास कर रहा है कि हम जल्द से जल्द हमारा इकोनॉमी जो है वो $5 ट्रिलियन का बन जाए, लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन बन के क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा, किसके लिए आप $5 ट्रिलियन बनना चाह रहे हैं, किसके लिए आप अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक की पहुंच को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, इसके क्या लाभ होंगे भारतीयों पे। तो इसी पे यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ में एक चुनावी प्रचार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ दिया जाएगा जो मुफ्त होगा। इसको 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो इसी पे राइटर कहते हैं कि जब ऐसे लगातार योजनाओं को आप बढ़ाते रहेंगे, लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, उसे कार्य नहीं करने देंगे, तो भारत को, अगर भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बन भी जाती है, फिर भी यहाँ का जो गरीबी स्तर है वो तो घटेगा नहीं, क्योंकि आप तो उसके लिए कोई कार्य दे नहीं रहे, कार्य के अवसर नहीं दे रहे। उसे मुफ्त में अनाज देने से उसका समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है। तो इसी की बात कही जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि वे चाहते हैं कि गरीब लोग, जो गरीब नागरिक है वो भूखा नहीं सोएं, ठीक है। तो मुंह में खिलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा ना, इसके लिए एक सही फ्रेमवर्क, नीतियों को बनाने की आवश्यकता है। और ये कहीं ना कहीं जो अभी आने वाला लोकसभा का चुनाव है उससे भी प्रेरित हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 2028 में भी 80 करोड़ भारतीयों को भूखमरी से बचने के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। यही वह वर्ष है जिसका टारगेट रखा गया है भारत सरकार के द्वारा कि भारत का जो इकोनॉमी होगा वो $5 ट्रिलियन हो जाएगा। तो यही वह वर्ष है जब सरकार को उम्मीद है कि भारत $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो क्या $5 ट्रिलियन की जीडीपी के बावजूद बड़ी संख्या में भारतीय अभी भी भूखे रहेंगे? निश्चित ही रहेंगे। एक बार इसे भी देख सकते हैं आप लोग, जो नंबर 1 पे है तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो $20 ट्रिलियन है, और चाइना की जो दूसरे नंबर पे है वो $12.5 ट्रिलियन है, और अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $2.7 ट्रिलियन है। याद रखिएगा तीनों चीजें। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति में 5 साल की देरी से किसे लाभ होगा, राइटर के द्वारा सवाल किया जा रहा है। तो जो पहले 3 नंबर पे था जिसकी अर्थव्यवस्था, वो जापान था, तो उसके बारे में बोलते हैं जो जीडीपी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जापान में कथित तौर पर हर 20 मिनट में आत्महत्या से एक मौत हो रही है। लगभग 15 लाख जापानियों ने वर्षों से अपना घर नहीं छोड़ा डर के मारे, जो गंभीर सामाजिक अलगाववाद का एक परिणाम दिखाता है, जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है। उसके बाद बहुत से ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जिस तक उनके बच्चे नहीं पहुंचते हैं। तो जो वहां पे अभिनेत्रियां आती है या फिर जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, वो लोग उन बूढ़े माँ बाप को मॉम और पॉप कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उनकी जो बेटियां हैं अब उनसे मिलने नहीं आती। तो हर दिन मृत लोगों को मरने के कुछ दिनों बाद, तो जो लोग मरते हैं उसको कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद छोटे छोटे अपार्टमेंट में खोजा जाता है। इन्हें कोडोकुशी या एकाकी मृत्यु कहा जाता है। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से जापान के तीसरे स्थान पर पहुंचने से भी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसने कमजोरों, जो भी लोग गरीब थे, उसको हाशिए पर धकेल दिया, जहां वे बहुत ज्यादा त्रासदी का शिकार हुए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक विकास ने, जो रैपिडली आर्थिक विकास हुआ तेजी से, ने परिवार और सामुदायिक संबंधों की सुरक्षा का पकड़ को समाप्त कर दिया है। जो
इसी के कारण यहाँ पे भारत पे भी बताया जा रहा है, भारत के संदर्भ में भी इस तरह की बातें की जा रही है। भारत जो है सिर्फ इकोनॉमी के डेवलपमेंट की जो सोच रहा है, परंतु यहाँ पे समावेशी विकास पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी का एग्जाम्पल लिया गया है राइटर के द्वारा जापान के लिए। तो 40 वर्षों तक जापान जो है वो विनिर्माण और निर्यात द्वारा संचालित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 2008 के विश्व वित्तीय संकट के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पहिए जो है वो बंद हो गए, उसकी अर्थव्यवस्था की स्लो डाउन हो गई और जापान की आबादी कम खर्च करने लगी, निर्यात भी कम हो गया और सरकारी प्रोत्साहन भी समाप्त हो गया। दूसरी ओर चीन ने विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से वृद्धि की और जीडीपी के हिसाब से जापान को पीछे करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो आगे कहा जाता है इसी पे कि हालांकि जापान जो है वो पीछे के स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान पे आ गया, लेकिन उसने तीसरे स्थान पे आने पे चाइना का स्वागत किया और यह कहते हुए कि सबसे अधिक आबादी वाले देश ने निरंतर मांग केवल जापान के निर्यात के लिए अच्छी हो सकती है। मतलब कि इसमें भी जापान द्वारा कहा गया कि अगर डिमांड ज्यादा है चाइना का तो उससे हमारा भी व्यापार बढ़ेगा, हमारी भी डिमांड बढ़ेगी। तो आगे कहा जाता है आज चीन जो है वो जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इतना बड़ा प्रतिद्वंदी, इतना बड़ा दुश्मन देश होते हुए भी चीन और जापान सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो यह साबित करता है कि विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को गले लगाने का लाभ मिलता है, भले ही आप विश्व गुरु हो। इस अहंकार मुक्त सक्रियता ने यह सुनिश्चित किया है कि जापान पिछले 14 वर्षों से विश्व जीडीपी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। लेकिन जापान की जो समांतर कहानी पर लौटते हैं, जैसे जैसे उच्च मूल्य वाली औद्योगिक अर्थव्यवस्था केंद्र में आई, व्यक्तिगत और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे उच्च मूल्य वाली औद्योगिक अर्थव्यवस्था केंद्र में आई, व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों की ताकत कम हो गई। उसके बाद पीढ़ीगत पारिवारिक और सामाजिक संरचना बहुत छोटी होती गई। तो यह जो कहा जा रहा है कि यह पारंपरिक और अर्धकुशल कार्यबल, जो लोग ग्रामीण स्तर से आ रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि उनका जो कौशल विकास होता है वो जितना डिमांड किया जा रहा है उतना स्किल्ड नहीं होते हैं। तो इसी पे कहा जाता है कि अर्धकुशल कार्यबल के जीवन में एक आदर्श उतार चढ़ाव आया, ठीक है, तूफान आया, जिसमें वेतनभोगी नौकरियों की उम्मीद में ग्रामीण इलाकों और अनेक प्रकार के जो दूरस्थ कस्बों से शहरों की ओर चले आए। लेकिन कई लोगों ने पाया कि उच्च विकास वाले क्षेत्रों में आने वाली तकनीकी उतार चढ़ाव के लिए उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया। इसी की बात मैं कर रहा था, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हैं वे और ज्यादा वित्तीय संकट में फंस गए और इसके कारण एक गहरा विभाजन देखने को मिला। तो यहाँ पे ही कहा जाता है कि आज भारत सरकार का दावा है कि देश तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। नागरिकों, खासकर विशेषकर 80 करोड़ लोग जो है ये क्या संकेत कर रहे हैं, जिसे आप अभी भी फ्री में मुफ्त में अनाज दे रहे हैं 5 केजी हर महीने। तो ये क्या संकेतित कर रहा है कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है कि सिर्फ देश का नंबर बढ़ रहा है, जो 2028 में भी मुफ्त राशन प्राप्त करेंगे। तो भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो पूंजी, उत्पादकता और श्रम पर केंद्रित होनी चाहिए। डेटा से पता चलता है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अभी बहुत ही दूर है। ऐसा बहुत से रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 20 नवंबर को भारत जो है वो $4 ट्रिलियन को टच कर जाएगा। अभी वर्तमान समय में जो भारत का जीडीपी है लगभग 3.5 से 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये भी, इसका फैक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत से इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो पूंजी पर भी विचार किया जाए, कैपिटल पर भी विचार किया जाए, तो ऑक्सफैम के अनुसार कहा जाता है कि 2021 में 1% आबादी के पास देश की लगभग 41% संपत्ति थी, जबकि 50% आबादी के पास मात्र 3% संपत्ति थी। तो ऐसे माहौल में $5 ट्रिलियन की आर्थिक ट्रॉफी, मतलब कि एक टारगेट आप सेट भी कर लेते, अचीव भी कर लेते, तो उससे क्या हो जाएगा। तो संसाधन संपन्न सत्ता जो दलालों की पकड़ में है, मतलब लोग जो अपने फायदे के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो इस पहल को कहीं ना कहीं इसके जो मूल लक्ष्य है उससे भ्रमित हो जा रहे हैं, जो मेन भारत का विकास करने का है वहां से भ्रमित हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन विडंबना यह है कि यह कम संसाधन वाले नागरिक ही हैं जो प्रस्तावित $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए निवेश का वित्त पोषण कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा गरीब लोग ही कर रहे हैं। जैसे जीएसटी की बात की जा रही है, जिसमें लगभग 64% आबादी के निचले 50% और शीर्ष के 10% से आया है, ठीक है। तो जीएसटी सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के भुगतान किया जा रहा है और जीएसटी का 3% का योगदान दिया गया है जो
ज्यादा अमीर लोग हैं। साथ ही विकास के अन्य चालक जैसे श्रम का योगदान, संदिग्ध शैक्षणिक कौशल की उपलब्धियों और डिजिटल साक्षरता में रुकावट के कारण अनेक प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हो गई है विकास के लिए। ठीक है। और डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ावा मिलना, इन दोनों के बुनियादी ढांचों का निर्माण बेहतर तरीके से हो जाएगा तो अपने आप ही इनकी उत्पादकता को बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा। इसी की बात की जा रही है यहाँ पे राइटर के द्वारा। तो 2029 के आम चुनाव से ठीक पहले $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो हासिल होता नहीं दिख रहा है। सरकार को पता है कि 2029 के आम चुनाव से ठीक पहले $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करने के लिए हम अग्रसर हैं। तो जाहिर है इससे विदेशों में भारत का जो है प्रभाव और शक्ति बढ़ेगी और दुनिया में प्रधानमंत्री की प्रधानता भी बढ़ेगी। मतलब कि ये क्लियर यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है, ये पॉलिटिकली ऐसा सोचा गया है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के अनेक उपकरणों के क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें कहा जाता है कि अगस्त 2023 को संसद में डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु परिवर्तन, जीएसटी, उसके बाद दिवाला और दिवालियापन संहिता, कॉर्पोरेट कर में कमी, इसके रूप में यहाँ पे पहचान किया गया है, जिसके लिए सरकार इन क्षेत्रों को ज्यादा विकास करेगा, जिससे कि देश के इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो। इसी के सहयोग के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, सभी अनिवार्य मंत्र जो समावेशी विकास द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, ये सब कार्य किए जाएंगे सरकार के द्वारा। लेकिन ये अत्याधुनिक क्षेत्र और उपकरण 80 करोड़ हाशिए पर रहने वाले नागरिकों, जो लोग गरीब लोग हैं, जिन्हें फ्री में अनाज दिया जा रहा है, और करोड़ों अन्य ऐसे लोग हैं जो मूल निवासी नहीं है भारत के, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस या रोबोटिक्स या फिनटेक में उपलब्ध अवसरों का लाभ अभी या अगले 5 वर्षों में नहीं उठा पाएंगे। उन्हीं की बात की जा रही है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। सुविधाओं के नाम पे सिर्फ फ्री में जो है उन्हें वित्त फ्री में जो है उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके लिए शिक्षा का सही अवसर नहीं दिया जा रहा, उनको रोजगार का सही अवसर नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार को सोचने की आवश्यकता है। तो इसी पे प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता है कि भारत 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उससे क्या होगा? तो सबसे पहले $2400 की प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत 2022 में 194, यहाँ पे देख सकते हैं जो पर कैपिटा इनकम है, उसके लिए भारत जो है वो 149वां देश है 194 में। सोच सकते हैं कि कितना खराब रैंकिंग है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय किसी जनसंख्या की भलाई का एक गहन सूचकांक है। ध्यान दें कि $34,000 पर औसत जापानी औसत चीन की तुलना में बेहतर है। तो आप भी देख सकते हैं, जबकि चीन जो है वो दूसरे स्थान पे जिसकी अर्थव्यवस्था एक्सपेंड कर चुकी है चीन, और उसके बाद जापान जो है वो अभी फिसलकर तीसरा स्थान पे आ गया है। फिर भी देख सकते हैं उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $34,000 है। ठीक है। तो भारत को सबसे पहले अपना पर कैपिटा इनकम की सुधार करनी चाहिए। और चाइना का देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम जो है वो $13,000 है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो $5 ट्रिलियन होने का कोई आधिकारिक अनुमान अभी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये तभी सुनने को मिलता है जब आने वाले समय में चुनाव होता है। तो इस पर प्रधानमंत्री के द्वारा अनेक मुद्दों की शुरुआत की बात की गई है। तो $5 ट्रिलियन की जीडीपी का लक्ष्य इसका वितरण या असमानता का सूचकांक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार किया गया सूचकांक जो है 0 से 100 के पैमाने पर देखा जाता है, और उच्च मूल्य एक अधिक समतावादी समाज को इंगित करता है। मतलब कि जिसके जितना ज्यादा अंक है, जिसका मान लीजिए 99 है, वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है। भारत का देख सकते हैं, भारत का जो स्थिति है 21.9 है। तो देख सकते हैं कि भारत का जो अभी वर्तमान समय में इसका वैल्यू है 21.9 है। वहीं देख सकते हैं चीन और जापान दोनों जो है वो 50 पे है। तो क्या $5 ट्रिलियन के लक्ष्य से दोनों भारत के बीच विभाजन गहरा जाएगा? मतलब कि गरीब और अमीर के बीच में बात की जा रही है। ठीक है। उसके बीच में जो गैप है वो और बढ़ जाएगा। तो भारत भले ही इस लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है, लेकिन अधिकांश आबादी अभी भी पुराने भारत की धीमी गलियों में भटक रही है और नए कारवा को गुजरते हुए देख रही है। ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे राइटर एक संदेश देना चाह रहे हैं कि लगातार प्रयास किया जाए कि वे जो 80 करोड़ लोग हैं उनके समाधान के लिए भी सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, उसके बाद स्वास्थ्य। ये सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है।
पहले था रोटी कपड़ा मकान, परंतु अभी वर्तमान समय में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य आ गया है। क्योंकि रोजगार अगर मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा, अगर रोजगार मिल जाएगा तो फिर उनकी जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं वो खुद अपने आप को नियंत्रित करने में या फिर संभालने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे सरकार को सोचनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है और रोजगार को सृजित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्रों में जो हमारा सेकंड सेक्टर है वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि केवल 6 राज्यों में मनरेगा ऑडिट 50% स्थानीय निकाय को पार कर पाए। ठीक है, मात्र केरला इज द ओनली स्टेट टू कवर 100% ग्राम पंचायत। मात्र केरला ही ऐसा स्टेट है जो 100% ग्राम पंचायतों के साथ मनरेगा का ऑडिट करने में सफल हुआ। बाकी सभी जो स्टेट्स है, मात्र 6 स्टेट जो है वो 50% ही अपने स्टेट का मनरेगा ऑडिट करने में सफल हुए और बाकी सब तो और भी नीचे रह गए। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार और कदाचार का पता लगाने के लिए जिम्मेदार सामाजिक लेखा परीक्षण इकाइयों ने फंड वसूली के मामले में खराब प्रदर्शन किया। तो इसी पे कहा जा रहा है कि लगातार जो ऑडिट किया जा रहा है मनरेगा में, उसकी ही प्रक्रिया में अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार सन्निहित है, जिससे कि यह योजना की विश्वसनीयता भी है वो खतरे में आ गई है। तो चालू वित्तीय वर्ष में इन इकाइयों ने 27 करोड़ से अधिक की हेराफेरी भी चिन्हित की। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 27 करोड़ से अधिक हेराफेरी देखी गई, लेकिन अब तक केवल 1 करोड़ ही वसूला जा सका है। इस तरह के जो सामाजिक लेखा परीक्षक इकाई हैं जो खास के मनरेगा के एक्टिविटीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा, जो अभी भी सक्षम नहीं हुए। 27 करोड़ मात्र 1 करोड़ को रिकवर कर पाए। तो कई राज्यों ने पिछले 3 वर्षों में शून्य मामले और शून्य वसूली की है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कहीं पे भी समस्या नहीं हुई होगी, लेकिन बहुत से राज्य ऐसा है, डेटा देते हैं कि वहां पे कोई भी समस्या नहीं हुई है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार की संलिप्तता को प्रस्तुत किया जाता है। इस स्थिति ने मनरेगा ऑडिट प्रक्रिया, तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि मनरेगा की जो ऑडिट प्रक्रिया है उसकी प्रभावशीलता और भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने की इसकी क्षमता के बारे में अनेक प्रकार की चिंताएं व्यक्त की है। यह लगातार कम वसूली दरें और भ्रष्टाचार से निपटने में योजना की प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताओं को प्रदर्शित करती है। तो कम वसूली दर पूरी ऑडिट प्रक्रिया की विश्वसनीयता को खतरे में डालती है। इससे मनरेगा की अखंडता और उद्देश्य में जनता का विश्वास भी खतरे में आ जाता है। जो इंडिया का मैप दिया गया है इसमें भी डिनोट किया गया है, देख सकते हैं। जो सोशल ऑडिट किया गया है अभी हाल ही में मनरेगा का, तो उसको स्टेट के अनुसार देख सकते हैं। जो रेड में है वो 0 से 20% मात्र ही ऑडिट किया गया है और जो ये पिंक में है 40 से 60% किया गया है। ये हल्का ब्लू है 20 से 40%। तो इसी तरह का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। 80 से 100% देख सकते हैं। तो यहाँ पे केरला, उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे बेहतर ऑडिट हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मनरेगा होता क्या है। तो मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, याद रखिए किस मंत्रालय के द्वारा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू किया गया दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रम से है। ये जो है योजना के द्वारा 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो अभी वर्तमान समय में 2023-24 के डेटा के अनुसार वर्तमान समय में मनरेगा में 14.32 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं जो मनरेगा से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो मनरेगा के डिजाइन की आधारशिला इसकी कानूनी गारंटी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क काम का अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिन के भीतर काम प्राप्त करना होगा। यदि यह प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी देने का प्रावधान है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि इसमें कम से कम 1/3 लाभार्थी जो होंगी वो महिलाएं होगी। मनरेगा की धारा 17 में कहा गया है कि मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य है। आगे कहा जाता है कि मनरेगा की कार्यान्वयन एजेंसियां और उसके उद्देश्य क्या क्या है। तो इसके कार्यान्वयन एजेंसियां जो है वो भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। और इसका उद्देश्य जो है वह यह अधिनियम जो है वो ग्रामीण लोगों के क्रय शक्ति में, मतलब कि कोई भी वस्तु को खरीदने की शक्ति में, मतलब उसका इनकम को बढ़ाने के लिए सुधार करने के उद्देश्य से लाया गया है। और मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अर्ध या
अकुशल कार्य प्रदान करता है। यह देश में अमीर और गरीबों के बीच में जो इनकम का जो खाई है उसे कम करने का प्रयास कर रहा है। तो सामाजिक लेखा परीक्षण तंत्र है क्या? तो सोशल ऑडिट लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित कार्यक्रम की जांच और मूल्यांकन है और वास्तविक जमीनी हकीकत के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना की जाती है कि जो सरकारी डेटा है और जो जमीनी हकीकत है इन दोनों में मेल कर रहा है कि नहीं, इसी की जांच की जाती है सामाजिक लेखा परीक्षण के द्वारा। यह सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और सरकारी जवाबदेही के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह वित्तीय लेखा परीक्षण से भिन्न है। ठीक है। और वित्तीय ऑडिट किसी संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करते हैं और सामाजिक ऑडिट हितधारकों को शामिल करके अपने सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। किसके द्वारा? तो लेखा परीक्षा के द्वारा। आगे कहा जाता है कि मनरेगा के तहत, तो ये जो फिगर है, दोनों फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं कि मनरेगा जो है वो कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब कि एसडीजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो नो पॉवर्टी का जो गोल है उसको भी कम करता है, जीरो हंगर का गोल को भी आगे बढ़ाता है। उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसकी भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है मनरेगा के द्वारा जो रोजगार दिया जाता है। उसके बाद एजुकेशन की क्वालिटी के लिए भी इनडायरेक्टली रूप से हेल्प करता है। 1/3 जैसे महिलाओं के लिए जो मनरेगा में कार्य के लिए उपलब्ध किया जाता है, तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को भी बढ़ावा मिलता है। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हो रहा है। उसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब कि जो इनकम के क्षेत्र में जो गैप है उसको कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो इसके प्रावधान जो है मनरेगा की धारा 17 में मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक ऑडिट अनिवार्य है। तो धारा 17 भी याद रखिएगा। योजना नियमों की लेखा परीक्षा 2011, जिसे मनरेगा योजनाओं की लेखा परीक्षा नियम 2011 के रूप में भी जाना जाता है और इसे भारत के सीएजी के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ये नियम जो है वो देश भर में पालन किए जाने वाले सामाजिक ऑडिट की प्रक्रियाओं और सोशल ऑडिट यूनिट, राज्य सरकार और मनरेगा के फील्ड कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न संस्थानों के कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है। आगे कहा जाता है इससे संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, जैसे फंड की कमी से जूझ रही इकाइयां। तो सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां जो है अपर्याप्त फंडिंग से जूझ रही है, जिससे उसकी प्रभावी ढंग से कार्य करने में, जांच करने में उसकी क्षमताओं पे बाधा उत्पन्न हो रही है। केंद्र सरकार राज्यों से उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों को धन प्रदान करती है। हालांकि समय पर धन आवंटन के मुद्दों के कारण कर्नाटक और बिहार जैसे जिलों में इस तरह के इकाई जो है लगभग 2 वर्षों तक बिना धन के ही रहे, जिसके कारण उनका कार्य ही नहीं हो पाया, जांच ही नहीं कर पाए। तो यहीं पे भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद प्रशिक्षण की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन कदाचार की पहचान करने में उसकी जो प्रभावशीलता है उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। कर्मचारियों की कमी, जैसे अपर्याप्त स्टाफ के कारण सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों के लिए अपने कर्तव्य को प्रभावी रूप से पूरा करने में भी समस्याएं उत्पन्न हो गई। कम रिकवरी, गुजरात, गोवा, मेघालय, पौंडीचेरी, लद्दाख सहित कई राज्यों ने पिछले 3 वर्षों में लगातार शून्य मामले और शून्य रिकवरी की सूचना दी। इससे इन क्षेत्रों में निगरानी की प्रभावशीलता पर भी अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं। तेलंगाना जैसे राज्य सक्रिय सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई होने के बावजूद कम वसूली दर से जूझ रहा है। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड कहा जाता है कि हितधारक जो स्टेक होल्डर जुड़ाव है सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के मूल्यांकन और पुनः डिजाइन में लाभार्थियों, नागरिक समाज संगठनों, सरकारी अधिकारियों और लेखा परीक्षकों सहित सभी हितधारकों को शामिल करने की बात की जा रही है। अगर नए तरीके से सामाजिक लेखा परीक्षण का जो संगठन बनाया जा रहा है उसमें इन चीजों को भी शामिल करने की बात की जा रही है। साथ ही सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए जिम्मेदार लेखा परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद विशल ब्लोअर जो होते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी देते हैं, तो मनरेगा परियोजनाओं में अनियमितता या भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वाले जो विशल ब्लोअर हैं उसके लिए सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए, जिससे कि व्यक्तियों को प्रतिरोध के डर के बिना आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिले। उसके बाद सामुदायिक भागीदारी, तो ऑडिट प्रक्रिया में स्थानीय समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें परियोजनाओं की प्रगति और निधि उपयोग की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। साथ ही समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ग्राम स्तर पर शिकायत निवारण समितियां स्थापित करने की आवश्यकता है। उसके बाद सुझाव तंत्र की भी आवश्यकता है, जिससे कि पता चल सके, फीडबैक एक सिस्टम हो जहां पे फीडबैक मिल सके, एक फीडबैक लूप स्थापित
करके जहां ऑडिट निष्कर्षों का उपयोग मनरेगा कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाए। ठीक है, जिससे कि प्रणालीगत मुद्दों की पहचान की जा सके और निरंतर सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू में हम लोगों ने देखा। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को